यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को। साथियों, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। ऐसे ही नहीं बनते आसियाने परिंदों के, भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अपनी पाठशाला के इस ऑनलाइन मंच पर मैं अंकित सिंह आप सभी साथियों का भरपूर स्वागत कर रहा हूं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के मूलभूत कणों के बारे में, यानी कि मॉलिक्यूल और एटम क्या होते हैं, यानी कि अणु और परमाणु क्या होते हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे। इसके बाद आपको हम बताएंगे कि परमाणु की आंतरिक संरचना यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम कैसी होती है। साथी, इसके बाद आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, जिसको एटॉमिक नंबर इंग्लिश में कहा जाता है। इसके बाद बात करी जाएगी परमाणु भार अथवा द्रव्यमान संख्या के, जिसको एटॉमिक वेट पढ़ा जाता है इंग्लिश में। इसके बाद साथ ही हम महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि समस्थानिक, आइसोटोप्स, संभारिक यानी कि आइसोबार्स, सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन्स और सम इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक की चर्चा कर रहे होंगे। तो साथियों, ये टॉपिक मैंने पहले ही बता रखा है, यूपीपीएससी आयोग के दृष्टिकोण से साथी महत्वपूर्ण है। अक्सर यहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन ही जाता है। साथियों, तो चलिए देर ना करते हुए आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक के महत्वपूर्ण सेशन की विधिवत शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं अणु के बारे में, यानी कि अणु क्या होते हैं। इसके बाद साथी हमें समझना है परमाणु क्या होते हैं। अणु, जिसे इंग्लिश में साथी क्या पढ़ा जाता है, मॉलिक्यूल पढ़ा जाता है। और अणु को पढ़ लेने के बाद साथी हम क्या पढ़ेंगे, परमाणु को पढ़ेंगे। परमाणु, जिसे इंग्लिश में एटॉम पढ़ा जाता है, एटॉम। अब ध्यान से सुनिएगा साथियों, ये जो अणु होते हैं ना, ये स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकते हैं, स्वतंत्र अवस्था में ये रह सकते हैं, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते। साथियों, ये दोनों पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। और एक बात साथी यहां पर आप नोट लगाकर लिखिएगा, नोट लगाकर साथी लिखिएगा कि जो पदार्थ होता है ना, ये पदार्थ के सभी गुण, पदार्थ के सभी गुण अणु में ही यानी कि मॉलिक्यूल में ही विद्यमान रहते हैं। आगे देखिएगा, अगर साथी हम एटम की बात करते हैं तो एटम तो साथी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है साथी। लेकिन ध्यान रखिएगा, रासायनिक अभिक्रियाओं में साथी ये भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में साथी ये बिना अपघटित हुए ही भाग लेता है। और यहां पर साथी नोट लगाकर एक बात लिख लीजिएगा कि परमाणुओं से ही मिलकर साथी क्या बनता है, परमाणु से ही मिलकर साथी अणु बनता है। अणु से ही आगे मिलकर क्या बन जाता है, पदार्थ बन जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है और परमाणुओं से बड़े कण क्या कहलाते हैं साथी, अणु कहलाते हैं। एक बार फिर देख लीजिएगा, अणु किसी पदार्थ के ऐसे मूलभूत कण होते हैं साथियों जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। और पदार्थ के जितने भी साथी प्रॉपर्टीज होते हैं वो किसमें विद्यमान रहते हैं, किसमें पाए जाते हैं, अणु में ही पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, रासायनिक रूप से साथी अगर रासायनिक गुणों की बात करेगा तो किसमें विद्यमान रहते हैं, वो किसमें पाए जाते हैं, एटम में पाए जाते हैं, और जो कि स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। और यही पदार्थ का वह साथी सबसे छोटा कण होता है जिसको साथी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। साथियों, जो डाल्टन का परमाणुवाद आया था ना, उसके तहत परमाणु को अविभाज्य कण माना जाता रहा है, यानी माना जाता गया है। इसका मतलब साथी
समझने का प्रयास करिएगा कि जब डाल्टन का परमाणुवाद आया था साथियों, तब डाल्टन ने कहा था किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु ही होता है, यदि परमाणु अविभाज्य होते हैं। लेकिन आगे चलकर साथी परमाणुओं से संबंधित बहुत सारी बातों की खोज करी गई, नाभिक को खोजा गया। उसके पहले जो मूलभूत कण होते हैं साथी, जैसे कि इलेक्ट्रॉन की खोज नाभिक से पहले हो गई थी, फिर नाभिक की खोज हुई, फिर नाभिक के अंतर्गत आने वाले जो साथी कण होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसकी खोज हुई। और जब साथी खोज हो गई तब परमाणु को अविभाज्य नहीं विभाज्य कण माना गया। तो हम साथी अब परमाणु के मूलभूत कणों की आपको जानकारी देने जा रहे हैं। अभी हमने पदार्थ के मूलभूत कणों को देखा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि परमाणु के मूल कण कौन कौन से होते हैं। परमाणु के मूल कण कौन कौन से होते हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण साथी कौन कौन सा कण होता है, कौन कौन सा पार्टिकल होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन, उसके साथ साथ साथी आपको देखना है प्रोटॉन के बारे में, और फिर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ध्यान से साथियों यहां पर आप लोग देखिएगा, आराम से एक एक बात आपको हम समझाएंगे। ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साथी महत्वपूर्ण है, तो हम बहुत मजबूती के साथ चर्चा कर रहे हैं। एक एक बात सरल शब्दों में आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि ये टॉपिक अब आपके लिए सबसे ज्यादा आसान हो जाए और आगे चलकर परीक्षाओं में कहीं कोई दिक्कत ना आए। बस अंत तक साथ बनाए रखिएगा और फिर देखेंगे ये टॉपिक बिल्कुल आपकी मुट्ठी में होगा। साथियों ध्यान से देखिएगा, हम परमाणु के मूल कणों की बात कर रहे थे, जिसमें विशेष तौर पर साथी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की चर्चा करी जाती है। और इसके बाद हम पॉजिट्रॉन, उसके बाद न्यूट्रिनो और पाई मेसान की भी बात आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले साथी अगर इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता की बात करेगा, देखिए तीन बातें आपको समझनी है। इन तीनों मूलभूत कणों के खोजकर्ता कौन है, ये आपको देखना है। इसके बाद साथी आपको समझना है इनकी प्रकृति के बारे में, और इनका द्रव्यमान भी साथी आपको देखना है। इनका द्रव्यमान भी साथी आप लोगों को देख लेना है। अब ध्यान से साथी यहां पर कुछ चीजों को आप लोग देखिएगा। देखिए जब इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता की साथी बात करेगा ना, तो इसके खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन। जे थॉमसन साथी आपको बताना है। कब खोज हुई थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में किसने करी थी साथियों, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, जे थॉमसन ने करी थी। लेकिन प्रोटॉन की साथी बात करेगा, अब यहां पर ध्यान से सुना, इसके खोजकर्ता रदरफोर्ड ही साथी माने जाते हैं। रदरफोर्ड ने कब, 1919 में साथी प्रोटॉन की खोज करी थी। अब यहां कंफ्यूज मत होइएगा साथी गोल्डस्टीन को लेकर। देखिए इलेक्ट्रॉन के खोज हो जाने के बाद एक वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन, जिन्होंने ये सिर्फ अनुमान लगाने का साथी प्रयास किया था कि परमाणु के बाहरी कक्षा में जितने ऋणावेशित कण मौजूद होंगे, उसकी आंतरिक कक्षा में या उसके केंद्रीय भाग में उतने ही धनावेशित कण भी मौजूद होने चाहिए। सिर्फ इस बात का अनुमान लगाने का काम गोल्डस्टीन का था, लेकिन वास्तविक खोजकर्ता कौन है साथी, रदरफोर्ड ही है, ये स्पष्ट कर लीजिएगा। और अगर न्यूट्रॉन की साथी बात करते हैं, इथा पर नचय, नचय का मतलब क्या हो जाएगा, चय का मतलब यहां पर चैडविक हो जाएगा। और चैडविक साहब ने 1932 में साथी किसकी खोज करी थी, तो न्यूट्रॉन की खोज करी थी। ध्यान से देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन की साथी प्रकृति की बात करेगा, तो यह एक ऋणावेशित मूलभूत कण होता है। प्रोटॉन की बात करेगा तो यह धनावेशित मूलभूत कण होता है। लेकिन साथी न्यूट्रॉन ये एक उदासीन कण माना जाता है। अब यहां पर देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की बात करेगा तो 9.1 गुणे 10 की घाते माइनस में 31 किलोग्राम बताएंगे किसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। जबकि प्रोटॉन के द्रव्यमान की बात करेगा तो 1.672 इंटू 10 टू द पावर माइनस में 27 किलोग्राम, ये साथी द्रव्यमान किसका होता है, प्रोटॉन का। जबकि न्यूट्रॉन की अगर बात करे जाएगा तो इसका द्रव्यमान आपसे पूछेगा तो 1.674 गुणे 10 की घाते माइनस में 27 किलोग्राम साथी आपको बताना है।
अब आपसे प्रश्न पूछेगा इन तीनों मूलभूत कणों में सबसे भारी कण कौन सा है, तो आपको द्रव्यमान देखकर साथी लग जाना चाहिए कि यह न्यूट्रॉन सबसे भारी कण होता है और यही न्यूट्रॉन सबसे अस्थायी कण भी माना जाता है, क्योंकि ये इसकी प्रकृति कैसी है, उदासीन है। तो यहां पर नोट लगाकर लिखिएगा ये न्यूट्रॉन इन तीनों कणों में साथी सबसे भारी होता है और सबसे भारी के साथ साथ ये सबसे अस्थायी भी होता है, सबसे अस्थायी भी होता है साथियों। द्रव्यमान आपने देख लिया और खोजकर्ता और प्रकृति भी साथी आप लोगों ने देख ली, और यहां पर प्रोटॉन से संबंधित इसकी खोजकर्ता को रिलेट करके जो कुछ बात आपको बताई गई साथी, ये भी आप लोग जरूर जानते रहिएगा। इसके बाद साथी हम कुछ अन्य कणों की बात आप लोगों से तेजी से कर लेते हैं। यहां पर साथी अगर पॉजिट्रॉन की बात करेगा, पॉजिट्रॉन की बात करेगा, पॉजिट्रॉन के साथ साथ यहां न्यूट्रिनो से भी आपसे चर्चा करी जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में साथी पूछा गया है, और इसी के साथ साथ पाई मेसान। ध्यान से अब आप लोग देखिएगा साथियों, अगर बात करेगा पॉजिट्रॉन की तो इसके खोजकर्ता कौन है, पहली बात तो इसे नोट करिएगा, एंडरसन है साथियों। यह एक धनावेशित मूल कण होता है, कैसा, यह एक धनावेशित मूल कण होता है जिसका द्रव्यमान व आवेश किसके बराबर होता है, द्रव्यमान व आवेश साथी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और इसे क्या माना जाता है साथियों, इसे हम कह सकते हैं पॉजिट्रॉन को, इसे ही इलेक्ट्रॉन का एंटी कण माना जाता है। क्या, इलेक्ट्रॉन का एंटी कण साथी किसे माना जाता है, पॉजिट्रॉन को मानते हैं। क्यों, क्योंकि यह धनावेशित है, जबकि इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और इसका द्रव्यमान व आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि यही पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी कण माना जाएगा। न्यूट्रिनो की साथी अगर बात करेगा ना, तो इसके खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता पावली है, और यह द्रव्यमान व आवेश रहित कण माना जाता है, यानी इसमें द्रव्यमान और आवेश आप कह सकते हैं कि नहीं होता। और यहां पर पाई मेसान की खोजकर्ता के रूप में साथी आप युकावा को बताएंगे, युकावा। ध्यान से देखिएगा साथी, और अंत में हम आपको इन सारी बातों को तेजी से रिवाइज भी करवाएंगे साथियों। अब हम बात कर लेते हैं परमाणु की आंतरिक संरचना की, जो यहां पर साथी स्ट्रक्चर बनाकर आपको हम समझाने जा रहे हैं। ध्यान से साथी इन चीजों को आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, परमाणु की आंतरिक संरचना साथी कुछ इस रूप में होती है, और इसके केंद्रीय भाग को साथी क्या कहा जाता है, नाभिक यानी कि न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहते हैं साथी, न्यूक्लियस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अब आपसे पूछेगा कि नाभिक की खोज किसने करी थी, तो नाभिक की खोज करता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने साथी कब, 1911 ईस्वी में नाभिक की खोज करी थी। अब यहां से साथी आप रिलेट कर लीजिएगा। अच्छा, दो तीन बातें साथी यहां पर आपको हम बताते हैं। और आपसे प्रश्न पूछेगा कि परमाणु की खोज किसने करी थी और कब करी थी, तो साथी एटॉम की खोज यानी परमाणु की खोज तो 1803 में डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने करी थी। परमाणु की खोज हो जाने के बाद आप जानते हैं, इसके बाद अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन की खोज होती है कब, आप कहेंगे सर 1897 में, और किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। थोड़ा सा रिलेट करिएगा साथियों। इलेक्ट्रॉन के बाद साथी ध्यान से देखिए, नाभिक की खोज हो जाती है, कब होती है, 1911 में, और कौन से वैज्ञानिक करते हैं, रदरफोर्ड करते हैं साथी। इसके बाद आपने देखा किसकी खोज होती है, प्रोटॉन की खोज होती है, कब, 1919 ईस्वी में, और खोजकर्ता कौन है, मुख्यतः रदरफोर्ड ही आप लोग बताएंगे। और इसके बाद आगे चलकर साथियों न्यूट्रॉन की खोज होती है, कब, 1932 में, और कौन करते हैं, जे थॉमसन नाम के वैज्ञानिक करते हैं। तो ये जो मूलभूत कण है साथी परमाणु के, और परमाणु से संबंधित जो बातें हैं, यहां पर आप इनका वर्ष और खोजकर्ता भी एक बार आपको मैंने याद करवाने का साथी प्रयास किया है। अच्छा, कई बार परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, कि परमाणु का आकार कितना होता है, तो 10 की घात -10 मीटर यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम आप बताएंगे।
नाभिक का साथी आकार कितना होता है, तो 10 की घात माइनस में 15 मीटर, यानी कि 1 फर्मी मीटर आप बता सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, नाभिक साथी छोटा होगा ना परमाणु से, तो नाभिक का आकार 10 की घाते माइनस में 15 मीटर होगा, जबकि परमाणु का आकार कितना होगा, 1 एंगस्ट्रॉम, नाभिक का 1 फर्मी मीटर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग साथियों, परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहा जाता है। और ध्यान से सुनना साथियों, नाभिक की रचना केवल न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों से होती है। इन नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते हैं। तो साथियों अब हमें बताइएगा कि फिर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं। साथियों ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन ये बाहरी कक्षा में, नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षों में व्यवस्थित रहते हैं और किसका चक्कर लगाते हैं, आप कह सकते हैं सर ये जो है केंद्रीय भाग नाभिक का ही चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना ये साथी किस बल पर आधारित है, तो आप बता सकते हैं अभिकेंद्रीय बल पर आधारित है, जो केंद्र की ओर काम करता है। तो ध्यान से सुनिए साथी, तो हमने क्या बताया कि नाभिक की रचना न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों से ही होती है। नाभिक पे इलेक्ट्रॉन साथी नहीं पाए जाते, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर विभिन्न कक्षों में व्यवस्थित रहते हैं और किसका चक्कर लगाते हैं, आप कहेंगे सर ये नाभिक का ही चक्कर लगाते हैं। अब 3-4 प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। जब आपसे साथी पूछेगा, पहला प्रश्न पूछेगा कि नाभिक की प्रकृति कैसी होती है, नाभिक की प्रकृति कैसी होती है साथी, नेचर कैसा होता है न्यूक्लियस का, तो आपको बताना है धनावेशित। क्यों ऐसा बताएंगे, क्योंकि नाभिक में साथी क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों है। न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, लेकिन प्रोटॉन के पास तो चार्ज होता है। कैसा, ये साथी एक धनावेशित कण है। तो नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, विशेषकर प्रोटॉन की मौजूदगी की वजह से नाभिक की प्रकृति कैसी होती है, धनावेशित। अगला प्रश्न साथी यहां से आपसे पूछेगा कि नाभिक का द्रव्यमान किसकी वजह से होता है, तो नाभिक का द्रव्यमान साथी न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की वजह से होता है। भाई सरल सी बात है, जो मूलभूत कण साथी नाभिक में विद्यमान होंगे उन्हीं की वजह से नाभिक का द्रव्यमान देखा जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न साथी ये आपसे पूछा जा सकता है कि यहां पर ध्यान दीजिए, पूछेगा परमाणु विद्युत उदासीन क्यों होता है, परमाणु विद्युत उदासीन, परमाणु के विद्युत उदासीनता के पीछे रीजन क्या है। तो ध्यान से अब मेरी बात को सुनिएगा। देखिए, किसी भी परमाणु में उसकी बाहरी कक्षा में जितने साथी ऋणावेशित कण मौजूद होते हैं, उसके केंद्रीय भाग यानी कि नाभिक पे उतने धनावेशित कण भी मौजूद होते हैं। अर्थात परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है साथियों। इसी वजह से परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। हम आशा करते हैं कि ये वाली बात भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अभी तक जितनी बातें साथी आप लोगों को बताई गई, एक बार तेजी से आप लोग देख लीजिए। साथी हमारा टॉपिक आज का है परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिनको हम इन पॉइंट्स के अंतर्गत कवर कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले साथी आप लोगों को अणु और परमाणु के बारे में जानकारी दी गई। यह बताया गया कि अणु और परमाणु क्या होते हैं। इसके बाद आप यहां पर देखिएगा, परमाणु के मूलभूत कण, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, यहां पर साथी इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की चर्चा हमने करी। इनसे इनकी खोजकर्ता, प्रकृति और द्रव्यमान के बारे में विशेष चर्चा आप लोगों से करी गई। और साथ ही साथ 3 अन्य कण, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो और पाई मेसन की भी बात आप लोगों को मैंने बताया। और विशेषकर साथी यहां पर देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का एंटी कण किसे कहा जाता है, इसे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ परमाणु का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है साथी, इससे जोड़कर 3 प्रश्नों का जवाब आप लोगों को यहां पर दिया गया। सारी बात साथी आप लोगों से करी गई और जिस प्रकार साथी जिन कणों की खोज हुई है उसको भी आप लोगों को यहां पर बताया गया। अब हम बढ़ते हैं वीडियो के उस हिस्से की ओर जहां से साथी इस टॉपिक से संबंधित अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। हम अब आपसे चर्चा करेंगे कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होता है।
परमाणु संख्या या साथी परमाणु क्रमांक किसे कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में एटॉमिक नंबर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं साथी? एटॉमिक नंबर पढ़ा जाता है। और जब ये टॉपिक साथी कवर हो जाएगा तो इसी के साथ आपको हम बताने वाले हैं परमाणु भार के बारे में। किसके बारे में? परमाणु भार के बारे में। साथियों, परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। और इसे या तो आप एटॉमिक वेट पढ़ेंगे, एटॉमिक वेट पढ़ेंगे, या तो साथी इसे आप मास नंबर पढ़ सकते हैं, मास नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों दोनों, यहां से प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक किसे कहा जाता है। साथियों, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? प्रोटॉनों की संख्या को ही उस तत्व का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहा जाता है। या इसे हम कह सकते हैं नाभिकीय आवेश। अरे नाभिकीय आवेश साथी, नाभिक में आवेश कैसा होता है? धनावेशित। वो किसकी वजह से होता है? प्रोटॉनों की वजह से ही साथी होता है। तो नाभिकीय आवेश या प्रोटॉनों की संख्या को ही किसी भी तत्व का एटॉमिक नंबर साथी पढ़ा जाता है। अब ध्यान से सुनिए, परमाणु संख्या को साथी कैपिटल जेड से दर्शाते हैं। अगर ये परमाणु संख्या साथी प्रोटॉनों की संख्या ही है तो आप बता सकते हैं जेड इक्वल टू पी। और हमने आप लोगों को अभी बताया किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, तो जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई, ये साथी आप फॉर्मूला बता सकते हैं किसका? एटॉमिक नंबर का। लेकिन यहां देखिए, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या किसे कहा जाता है? बहुत ही सरल भाषा में समझिएगा साथियों, यहां आपको हम बताना चाहेंगे कि परमाणु भार नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉनों की संख्या, न्यूक्लियॉनों की संख्या को उस तत्व का क्या कहा जाएगा? एटॉमिक वेट और मास नंबर कहा जाएगा। न्यूक्लियॉनों का मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का योगफल। साथियों, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो परमाणु भार होता है ना, इसे कैपिटल ए से दर्शाते हैं। कैपिटल ए बराबर एन प्लस पी भी तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल। तो ये साथी सूत्र किसका हो जाएगा? ये परमाणु भार का सूत्र हो जाएगा। अब दोनों को थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करिए। अगर यहां पर परमाणु संख्या को हम समझाएं साथी, अगर आपसे हम ऐसा कहें कि एक तत्व है क्लोरीन, ध्यान दीजिएगा, एक तत्व है साथियों क्लोरीन, और क्लोरीन का अगर आपसे हम कहें कि परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक 17 है, और अब आपसे पूछें कि क्लोरीन के नाभिक में कितने प्रोटॉन मौजूद होंगे, तो आप बता सकते हैं 17 प्रोटॉन मौजूद होंगे। या अगर ऐसा घुमाकर पूछे कि क्लोरीन के नाभिक में यदि 17 प्रोटॉन है तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो 17 आप बता सकते हैं। यहां देखिए, अगर आपसे हम कहें साथी एक तत्व है कार्बन, इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन है। कितना साथी? 6 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। ध्यान से सुना, हम कह रहे हैं कि कार्बन एक ऐसा परमाणु है जिसमें उसके नाभिक में 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होगा? आप कहेंगे सर यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ दीजिए, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब जुड़ते हैं तो परमाणु भार मिलता है। तो साथियों, कार्बन का परमाणु भार कितना हो जाएगा? एटॉमिक वेट कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। आशा करते हैं कि दोनों चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपने ये समझ लिया है तो अब आप इसी के आधार पर समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक भी समझ सकते हैं। तो चलिए साथी, हम अब आप लोगों को उस तरफ ले चल सकते हैं जहां पर साथी यहां पर महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत हो जाती है। महत्वपूर्ण इसलिए है साथी क्योंकि यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं समस्थानिक की। देखिए, हमने कैसे आप लोगों को अभी बताया है। हमने सबसे पहले परमाणु के मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपको बताया। फिर उसको हमने दिखाया कि वो परमाणु में कहां-कहां पर मौजूद होते हैं। उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को भी हमने सॉल्व किया। इसी के साथ-साथ हमने परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक को समझ लिया है और परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या को समझ लिया है। तो अब साथी हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हम समस्थानिक, समभारिक, इसके साथ-साथ साथी सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक को अच्छे से समझ पाएंगे।
देखिए, अगर हम बात करते हैं साथी आइसोटोप्स की, यानी कि अगर समस्थानिक की साथी बात करते हैं तो इसकी परिभाषा क्या है, ध्यान से पहले मुझे सुनिएगा। हमें सुनने मात्र से साथी सारी बातें आपको यहां पर स्पष्ट हो जाएंगी। अगर साथी समस्थानिक की बात करते हैं तो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी साथी परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु संख्या तो समान होता है साथियों, लेकिन परमाणु भार इसमें क्या होता है, यानी कि द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार साथी अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है साथी। ऐसे तत्वों को या ऐसे तत्वों के परमाणुओं को आपस में क्या कहा जाएगा, आपस में समस्थानिक कहा जाएगा। तो समस्थानिक एक ही तत्व के ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें उनकी परमाणु संख्या तो समान होती है, लेकिन परमाणु भार कैसी होती है, परमाणु भार अलग अलग रहती है। अब इसे एग्जाम्पल के तौर पर साथियों समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अगर एग्जाम्पल आपसे पूछेगा तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आप देख लीजिएगा, 1H1, 1H2 और 1H3 की साथी चर्चा करते हैं। 1H1 को साथी क्या पढ़ा जाता है, प्रोटियम पढ़ा जाता है, प्रोटियम। इसे पढ़ते हैं ड्यूटेरियम, क्या पढ़ते हैं, ड्यूटेरियम। और इसे पढ़ा जाता है साथी 1H3 को, इसे ट्राइटियम पढ़ा जाता है। ये क्या है, ये आपस में साथी एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु हैं। चूंकि इनका जो परमाणु क्रमांक है साथी, हर जगह पर देखिए एक यहां पर भी है, एक यहां पर भी है, एक यहां पर भी है, लेकिन इनका परमाणु भार साथी हर जगह पर अलग है। तो क्या इन परमाणुओं को आपस में समस्थानिक माना जा सकता है, बिल्कुल माना जा सकता है। इसके बाद हम आपसे चर्चा कर रहे होंगे संभारिक की। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझना थोड़ा सा साथी आसान हो जाता है। अगर संभारिक की बात करेगा, इसे साथी इंग्लिश में आइसोबार्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। अब यहां पर ऐसे तत्व साथी, इसकी परिभाषा क्या होगी, जिनकी परमाणु संख्या तो अलग अलग होगी, परमाणु संख्या साथी अलग अलग है, लेकिन यहां पर साथी अगर आपसे हम कहें परमाणु भार, परमाणु भार साथी समान होगा, तो इन्हें क्या कहा जाएगा, इन्हें साथी संभारिक की संज्ञा दी जाती है। अब इसे भी आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। देखिए, एक हम ले लेते हैं नाइट्रोजन का परमाणु, जिनका परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार क्या होता है, 14 होता है। और एक कार्बन का परमाणु देखें, जिनका परमाणु क्रमांक तो 6 होता है, और यहां पर साथी परमाणु भार 14 होता है। क्या इनकी परमाणु संख्या अलग अलग है, क्या इनका परमाणु भार साथी समान है? अगर ऐसा है तो नाइट्रोजन और कार्बन आपस में क्या हो जाएंगे, संभारिक हो जाएंगे। आगे देखिएगा साथी, 2 टॉपिक हमारा और बच जाता है। एक देख लेते हैं तेजी से, हम किसके बारे में, हम देख लेते हैं सम न्यूट्रॉनिक के बारे में। सम न्यूट्रॉनिक, ध्यान से देखिएगा, सम न्यूट्रॉनिक का साथी मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे तत्व जिनमें आपस में क्या होता है, आपस में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या साथी क्या होती है, समान होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। देखिए, एग्जाम्पल से सारी चीजें आपको आसान लग रही होंगी। हम साथी ले लेते हैं हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है ट्राइटियम, और हीलियम का एक परमाणु ले लेते हैं साथी 2He4। क्या इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या साथी कैसे आप निकालेंगे, इसे भी समझिएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए साथी आपको द्रव्यमान संख्या में, द्रव्यमान संख्या में साथी किसको घटाएंगे, आपको परमाणु संख्या को घटाना है, परमाणु संख्या को साथी घटाना है। ये फॉर्मूला आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, और यहां से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। क्या हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइटियम और हीलियम के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है? बिल्कुल बराबर है साथी। देखिए, 3 में से 1 घटाएंगे तो यहां पर बचेगा 2 न्यूट्रॉन, और 4 में से 2 घटाएंगे साथी तो यहां पर कितना न्यूट्रॉन बचेगा, 2। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे। अब लास्ट में साथी हम पढ़ लेते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक को, और इसी के साथ साथ साथियों हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाएगा। सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसोन्यूट्रॉनिक की बात करते हैं, ऐसे तत्व जिसमें आपस में किसकी संख्या साथियों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। विशेषकर ऐसे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसे क्या कहा जाएगा, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाएगा। देखिए,
हम Na+ और Mg++ साथी ले लेते हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, वैसे हम अगर बात करते हैं सोडियम की, तो इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक साथी कितना होता है? 12 होता है। अब देखिए, Na+ का मतलब क्या हुआ? यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2 8 1 आप बताएंगे, यहां पर 2 8 और 2 बताएंगे। साथियों, कोई भी तत्व होता है वो अपने बाहरी कक्षा को पूर्ण करना चाहता है, तो यहां पर अगर सोडियम अपने बाहरी कक्षा के एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो यहां पर इस पर 1+ चार्ज चढ़ेगा। यानी अब साथियों, सोडियम में कितना बच जाएगा इलेक्ट्रॉन? 10 बच जाएगा। उसी प्रकार अगर मैग्नीशियम अपने दोनों बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा तो यहां पर भी साथी कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 10 बच जाएंगे। अब अगर इन दोनों आयनों में आपस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो ये क्या कहलाएंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। आशा करते हैं कि सारी बातें एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। हम पूरा भरोसा करते हैं कि आपने एक एक चीज अच्छे तरीके से नोट भी कर लिया होगा। आपने हमें अंत तक सुना, इसके लिए आप लोगों का आभार। तो खुश रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, मस्त रहिएगा। और हाँ, अगर ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो कमेंट में हमें ये जरूर बताइएगा साथी कि ये चीजें आपको भली भांति समझ में आ गई है। तो चलिए हम मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।